क्या आपको भी लगता है कि क्लास 11th केमिस्ट्री का पेपर आउट ऑफ सिलेबस आता है या फिर न्यूमेरिकल्स देख के दिमाग ब्लैंक हो जाता है? आज की इस वीडियो में हम 2023 के गवर्नमेंट स्कूल के केमिस्ट्री पेपर को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सिर्फ आंसर्स ही नहीं, बल्कि मैं आपको वो ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अपने मुश्किल क्वेश्चंस को भी 30 सेकेंड्स में डिकॉड कर लेंगे। गवर्नमेंट स्कूल के एग्जाम्स में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स के लॉज या फिर ऑर्गेनिक की नेमिंग रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। हम सबसे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं सेक्शन 1 से, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी टर्म्स यूनिटलेस होती है। चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। तो यूनिटलेस भाई होती है आपकी मोल फ्रैक्शन। तो फर्स्ट का आंसर है आपका सी। यहाँ साइड में आंसर्स लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसकी पीडीएफ भी आपको नीचे पिन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। चलो दूसरा क्वेश्चन है भाई कि कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स रेशियो। यार ये ना एक लॉ है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। तो सेकंड वाले का आंसर हो गया आपका बी। ये दोनों चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि 2024 और 25 का भी क्वेश्चंस आपके पास लाऊं, ताकि आपको एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्प मिल जाए। क्योंकि अगर आप ये अच्छे से PYQs करके चले जाओगे ना 3 ईयर्स के, तो आपका 60-70 चैप्टर तो यार ऑटोमेटिकली इसी से कंप्लीट हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 से, जहाँ से आपसे पूछ रहा है कि यार आपको ना रेडियल नोट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? रेडियल नोट्स 3p ऑर्बिटल के लिए। तो भाई देखो, रेडियल नोट्स का फॉर्मूला होता है n-l-1। हमारे पास है कि हमें ना 3p ऑर्बिटल्स के निकालने हैं। अब इस 3p के अंदर ये जो 3 है इसको मैं नाम दूंगा n, और p के लिए जो l की वैल्यू होती है वो होती है 1। अब इन वैल्यूज का पुट करूंगा, 3 -1 -1, तो नेट आंसर क्या आ गया आपका 1। तो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो है हमारा डी। तो इसका आंसर हो गया हमारा डी वाला। इस टाइप से हम रेडियल नोट्स को फाइंड करेंगे। रेडियल नोट्स पूछ लेता भाई तो इसको इज्जत से एक और फॉर्मूला याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इन हेलोजेंस में से कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में है। किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव में है? तो भाई देखो, सबसे ज्यादा वैल्यूज होती है क्लोरीन की। किसकी होती है भाई? क्लोरीन की। तो फोर्थ का आंसर है क्लोरीन। इधर भी ऐसी मैं टिक कर देता हूं, मोल फ्रैक्शन है और इसका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो भाई देखो, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है SF4 की। SF4 की क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे रीजन होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन होता है, उसकी वजह से जो SF4 होता है इसकी जो शेप होती है थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड बन जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि A+B ने C+D+ कुछ हीट निकाली। अब जो ये हीट निकली इसकी वैल्यू पॉजिटिव एंट्रोपी आ रही है, मतलब एंट्रोपी इसकी पॉजिटिव है। तो भाई देखो, एक चीज़ याद रखना, अगर एंट्रोपी आपकी पॉजिटिव है तो वो जो रिएक्शन है वो हर एक टेम्परेचर पे पॉसिबल है, ठीक है। ये आपका थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन है कि N2 + 3H2 ने मिलके दिए ट्वाइस NH3। तो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, डेल्टा H दिया हुआ है 92.4 किलो जूल पर मोल। और आपसे पूछ रहा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन NH3 गैस की निकालो। भाई एक बात माइंड में रखना, जब भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोलेगा इसका मतलब वो आपसे पूछना चाह रहा है कि 1 मोल की बात करना चाह रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान से देखो, NH3 पे कितने मोल्स लगे हुए हैं? 2 मोल्स। तो भाई 2 मोल्स के लिए 92.4 आ रही है, लेकिन मेरे को तो 1 मोल की फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे कर देते हैं सॉल्व 7th क्वेश्चन को। भाई 2 मोल्स की वैल्यू आ रही है 92.4 किलो जूल पर मोल। भाई यूनिट लिखना मत भूलना, नंबर काट लेगी वरना टीचर। मेरे को यार 1 मोल की निकालनी है, तो मैं क्या करूँ, इस 92.4 किलो जूल पर मोल को मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 से। तो ये मेरे पास आएगा 4
46.2 आंसर। तो ये 46.2 मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा इसका आंसर है। पेपर मुश्किल नहीं है, बस आपसे बेसिक चीजें पूछ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो एसिडिटी होती है BF3 की कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। तो भाई BF3 की जो एसिडिटी थी ना, वो हमें समझ आई थी लुईस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, चलो 9th पे चलते हैं। बोल रहा 500 केल्विन पे जो केसी है वो रिएक्शन का दिया हुआ है 25। ये रिएक्शन दे रखी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केसी फॉर रिवर्स रिएक्शन। ओके, देखो भाई एक बात याद रखना, अगर मैं रिवर्स रिएक्शन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 9th देखो, फॉर रिवर्स रिएक्शन, तो अगर मैं रिवर्स रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो रिवर्स रिएक्शन के लिए जो केसी होता है ना, क्या निकालने से, केसी तो निकालने ना, हाँ, केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो भाई देखो वो आपकी रेसिप्रोकल हो जाती है। तो जैसे अभी केसी आपको कितना दिया हुआ था, 25 दिया हुआ था, तो वही केसी रिवर्स रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, 1/25। जब मैं 1/25 को सॉल्व करूं तो मेरा आंसर आएगा 0.04 करके, ऑप्शन नंबर बी। ये चीज याद रखना, रिवर्स रिएक्शन के लिए जो केसी की वैल्यू होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है, चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है Mn का कि MnO4 में निकाल देते हैं। इसको तो यहीं सॉल्व कर देते हैं। भाई K का वैल्यू +1 होता है, Mn का मेरे को निकालना है, मैंने इसको x मान लिया। ऑक्सीजन 4 है, 1 की वैल्यू -2 होती है। सॉल्व करा 1 + x - 8 0। x की वैल्यू आ गई भाई आपके पास +7, ऑप्शन नंबर डी। रिडॉक्स से वाला क्वेश्चन आया है आपका, ऊपर वाला आपका इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है। ठीक, तो अभी तक तो भाई मेरे को पेपर बड़ा इजी लगा है। आगे ट्राई करते कैसे पेपर हो सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की वेरियस कंपाउंड्स में क्या क्या हो सकती है। तो भाई देखो प्लस भी होती है, नेगेटिव भी होती है, और अगर हाइड्रोजन गैस अपनी फ्री स्टेट में तो 0 भी होती है। इसका मतलब +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है। उसका अगला क्वेश्चन है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल इन शेप। तो भाई देखो इसका रीजन अगेन, आंसर तो भाई कार्बोनाइन है। रीजन क्या है, अगेन वही लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की वजह से रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से शेप होती है थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड बन जाती है, मतलब थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी टाइप बोल सकते हैं उसको। ठीक है, चलो अगला भाई जीओसी से क्वेश्चन आया है, जहां से आपसे फंक्शनल ग्रुप देके आपसे IUPAC नेमिंग पूछ रहा है वो। तो क्वेश्चन क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2। ठीक है भाई देखो, सबसे पहले तो यार हम ये जो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, तो सबसे पहले मैं नंबरिंग यहीं से करूंगा, 1 2 3 4 5, मतलब 5 है तो पेंटोइक, इसका मतलब ये वाला आंसर तो हट ही गया भाई। अब बात आती है पेंटेन वाला, अब इनमें से कौन सा आंसर है। तो COH ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब ओइक एसिड आएगा, और ओइक एसिड भाई बस एक में ही आ रहा है, डी में 4-ऑक्सो। भाई COH जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप होता है, सबसे पहले प्रेफरेंस COH को ही हम देते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा ये जो कीटोन ग्रुप लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, इसको फिर मैं एक अलग से नाम दूंगा, इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा अब कीटोन ग्रुप में, मैं इसको ऑक्सो नाम दूंगा। तो नाम क्या बन जाएगा मेरा, 4-ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डाइपोल मूवमेंट, कि जीरो डाइपोल मूवमेंट किसकी होगी। तो भाई इसके अंदर ब्यूट 2-इन है, एक है सिस, एक है ट्रांस, एक है ब्यूट 1-इन और एक है 2-मिथाइल प्रोप 1-इन। तो भाई इसका जो आंसर है वो सिस ब्यूट 2-इन है, 14 वाले का। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। सिस ब्यूट 2-इन में जब आप देखोगे तो देखोगे कि ना, जैसे जब आप इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे तो वहाँ पे जो नेट आंसर आ रहा होगा वो पूरा ओवरऑल 0 आ रहा होगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे को कट आउट कर रही होंगी डायपोल मूवमेंट, जिसकी वजह से सिस ब्यूट 2-इन की जो नेट डायपोल मूवमेंट है वो क्या आ जाएगी, आपकी 0 आ जाएगी। अब चलते हैं एजर्शंस रीजन पे। तो पहला क्वेश्चन है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है पोटेशियम का वो एंटर करता है 4s ऑर्बिटल में।
भाई बिल्कुल करता है, ना कि 3D ऑर्बिटल में। तो एजर्शन तो बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि पोटेशियम का जो एटम होता है वो एंटर करता है 4s ऑर्बिटल में। दूसरा बोल रहा है रीजन n+ रूल फॉलो होता है सबशेल की लोवेस्ट। भाई बिल्कुल सही बात है, n+ रूल के बेसिस पे ही हम सबशेल्स की एनर्जी को डिसाइड करते हैं। इसका मतलब 15 वाले का आंसर, एजर्शन, रीजन दोनों करेक्ट है, मतलब इसका आंसर है भाई ए वाला। ठीक। दूसरा बोल रहा है फ्लोरीन जो होता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। भाई बिल्कुल होता है, सही बात है। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जनरली डिक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट। नहीं भाई, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इंक्रीज होती है। तो रीज़न तो गलत है, लेकिन जो एजर्शन है वो एकदम करेक्ट है। तो एजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका। ठीक है। NF3 और ClF3 की दोनों की सिमिलर शेप नहीं होती। हाँ भाई सही में नहीं होती है। सेंट्रल एटम इन दीज टू मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। भाई बिल्कुल सही बात है। देखो रीजन एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, क्योंकि इन दोनों की शेप अलग अलग होती है, तो उसका रीजन होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कभी भी शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसकी, एजर्शन की। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है लास्ट एजर्शन में आइसोमेरिक पेंटेन्स दिया हुआ है आपको, बोल रहा है कि इसकी ना बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। भाई बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, और नीचे लिखा ब्रांचिंग अफेक्ट नहीं करती। तो भाई एजर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। तो एजर्शन सही है, रीजन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी। एकदम बच्चों वाले एजर्शन रीजन्स आए थे। ठीक है, अभी तक का पूरा पेपर एकदम बच्चों वाला था, कोई इतना हाई फाई पेपर नहीं था कि बहुत मुश्किल पेपर हो। बाकी आगे ट्राई कर देखते हैं कि हाँ सच में पेपर मुश्किल था या नहीं था। सेक्शन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी के अंदर सबसे पहला है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। भाई अगेन चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन उठा है। इसका मतलब जो चैप्टर 1 के जो लॉज वाला टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छे से पढ़ना। भाई मल्टीपल प्रोपोर्शन को देखो यहाँ पे बड़ा सिंपल तरीके में समझाएगा। क्या बोल रहा है, अगर दो एलिमेंट कंबाइन होकर बनाते हैं एक से ज़्यादा कंपाउंड, तो जो मास होगा डेट कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट वो एक होल नंबर रेशियो में रहने वाला है। मैं आप सबको एक बात बोलूँ भाई, लॉज को ना कभी भी अपनी लैंग्वेज में लिखकर मत आना। जो एनसीईआरटी बुक कह रही है उसको डिट्टो याद करके ही लिखो, क्योंकि लॉज अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हो तो वो थोड़े बहुत कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से टीचर आपके नंबर काट लेगी बेफालतू के। तो कोशिश यही करना कि लॉज आप डायरेक्ट याद करके वही सेम चीज़ लिख के आओ। ठीक है। दूसरा एनसीईआरटी बुक का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का, कि कैसे 0.5 मोल्स Na2CO3 और 0.5 कैपिटल M Na2CO3 अलग अलग हैं। तो कैसे अलग अलग हैं भाई, देखो ये जो 0.5 मोल्स है यार, ये आपको बता रहा है क्वांटिटी, ये आपको बता रहा है क्वांटिटी, या ये आपको बता रहा है एक अमाउंट। लेकिन वहीं पर जो ये 0.5 कैपिटल M है, ये आपको ये समझा रहा है कि भाई 0.5 मोल्स Na2CO3 के डाले गए हैं इन 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। या आप बोलो कि ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू मेरे को समझा रही है कंसंट्रेशन। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, यही लिख लेना, ठीक है, वैलिड रहेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन पे। बोल रहा है ड्रॉ द शेप ऑफ डेट डी ऑर्बिटल जिसके पास 4 लोब्स नहीं होते। तो भाई इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वो dz² वाला ही आता है जिसके पास 4 लोब्स नहीं होते। क्यों नहीं होते, तो इसमें क्या होता है, जो 2 लोब्स होती हैं वो z एक्सिस के अलॉन्ग होती हैं, और बीच में एक सर्कुलर रिंग होती है, और वो सर्कुलर रिंग बताती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
भाई डी जेड स्क्वायर को छोड़ के जितने भी डी ऑर्बिटल्स की शेप होती है उन सबके पास अपनी 4 लोब्स होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका बी पार्ट, हाउ मेनी सब शेल्स आर एसोसिएटेड विद n इक्वल्स टू 3। भाई सब शेल्स निकालने के लिए आपको l निकालना चाहिए। तो भाई देखो n का फॉर्म, n की वैल्यू दे रखी है 3, तो l का फॉर्मूला होता है 0 से लेके n-1। तो क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। तो कितनी सब शेल आ गई, एक आ गई s, एक आ गई p और एक आ गई d। तो टोटल सब शेल मेरे पास आ गई 3, जितना n था उतनी ही मेरे पास सब शेल आ गई। ये मेरा बी पार्ट हो गया। अब बी पार्ट में आपको ऑप्शन दिया गया है कि या तो आप सब शेल वाला करो, नहीं तो आप क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ। तो भाई क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखते हैं मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। ये नंबर सबको याद होना चाहिए ना, मैंने तो याद करा है, सड़ा सड़ा पानी, सड़ा पानी, सड़ा दूध, पीकर सोया दूध, पीकर सोया फिश, दूध पीकर सोया फिश, दूध पीकर। भाई आपकी मर्जी है, आप इसको किसी भी वे में याद कर सकते हो। मेरे को तो मेरे टीचर ने इसी वे में समझाया था, मेरे को ये आज तक याद है। नंबर लिख लेते हैं एक बार इसका, 4, 5। इसी में हमारा आंसर आ जाएगा, चेक करते हैं। एस में 2 आएंगे, 2 2 4, 10, 12, 12 6, 18, 20। चलो इसी में आ गया, सबको मैं रफ कर देता हूं फिर। अब जब मैं डी, देखो लास्ट वाला मैं बना रहा हूं एस वाला, एस में 2 आ रहे हैं और डी में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे। तो 1 2 3 4 हमारे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, बट इन रियल जो 4s होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्या बन जाता है 3d5। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये जो 3d5 है ये आपके ना हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। अगर ऑर्बिटल हाफ है या फुल्ली फिल्ड है तो ये ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है एज कंपैरिजन टू दूसरी जितनी भी हमारी ये ऑर्बिटल्स के, सॉरी वो माइंड में ऑर्बिटल नाम नहीं आ रहा था। तो जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं या फुल्ली फिल्ड वो थोड़ी ज़्यादा स्टेबल होती है एज कंपैरिजन टू दूसरी ऑर्बिटल्स। तो इसलिए ये एक एक्सेप्शन केस बनता है, यहाँ पे एस में 1 आ जाते हैं। जो एस होता है वो 1 में भी, 1 में वो हाफ फिल्ड है तो वो जब भी स्टेबल है, S2 कर लो जब भी स्टेबल है। तो इसलिए जो एस होता है अपना एक इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करता है, इसको डोनेट कर देता है। तो ये क्रोमियम का एक एक्सेप्शन केस है। यहाँ पे देखो समझा भी रखा है कि जो हाफ फिल्ड होती है या फुल्ली फिल्ड वो ऑर्बिटल ज़्यादा सिमेट्रिकल्स होती हैं और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। 4s एक इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट होने पर दोनों सबशेल हाफ फिल्ड हो जाएंगी, तो जिससे वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल ऑर्बिटल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक था। यहाँ पे बता दिया, पहले ऐसे लिखना फिर ये पूरी लिखना, लास्ट में 4s1 3d5 लिख के ये वाली बात लिखाना। ठीक है, चलो पॉली एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल क्या होता है। तो पॉली ने एक बड़ी सिंपल सी बात समझाई थी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स सेम सेट के कभी भी नहीं आ सकते। मतलब देखो समझते हैं, बोल रहा है नो 2 इलेक्ट्रॉन्स in an atoms can have the same set of 4 quantum number। ये भाई डिट्टो लाइंस आप याद रखना, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पॉली का रूल पूछ लेता है, पूछा भी गया है। बी पार्ट में यहाँ पे कर देता हूं। बी पार्ट बोल रहा है कि क्या रिलेशनशिप बिटवीन होती है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स और वेवलेंथ में। तो यार वो फॉर्मूला होता है ना, hc/λ
ये आपको निकालने को बोल रहा है। ये आप लिख के आ जाओगे, 1 नंबर आपका यहाँ पे बन गया। तो भाई देखो 21 तक मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ, लेकिन मेरे को तो एक भी क्वेश्चन भी ऐसा कोई मुश्किल लगा नहीं कि वो जो बहुत ही मुश्किल पेपर उठ कर आया हो। हाँ, बस आपसे थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें पूछ रहा है, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा अपना फोकस रखो आप सब, ठीक है। अगला भाई चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस हैं गिव रीजंस वाले, इसको भी समझ लेते हैं। पहला बोल रहा है जो कैटाइंस होते हैं वो छोटे होते हैं अपने पेरेंट्स एटम के कंपैरिजन में। क्यों होता है, तो देखो यहाँ समझा रखा है, देखो समझते हैं। कैटाइंस तब बनते हैं जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक। तो जब क्या बनते हैं, कैटाइंस बनते हैं। अब अक्सर कैटाइंस बनते वक्त सबसे बाहर वाला जो शेल होता है वो ही खत्म हो जाता है, जिससे साइज तुरंत छोटा हो जाता है। ऐसा क्यों, तो देखो इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन्स की जो वैल्यू रहती है वो तो सेम रहती है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स निकलते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो वो जो न्यूक्लियस है उन बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ और तेजी से खींचता है, जिससे जो एटम होता है उसका जो साइज होता है वो सिकुड़ जाता है। इसलिए जो कैटाइंस होते हैं उनका साइज छोटा हो जाता है एज कंपैरिजन टू पेरेंट एटम। आई होप आपको इसका आंसर समझ आया हो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। चलो, बी पार्ट है कि बोरोन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी छोटी होती है बेरिलियम से। क्यों होती है, तो देखिए समझते हैं। देखो बेरिलियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे भरे हुए हैं, 2s ऑर्बिटल से निकलना पड़ता है। मतलब देखो इसका इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए 2s ऑर्बिटल से निकालना पड़ता है। जो आपका 2s ऑर्बिटल है वो पूरा भरा हुआ होता है। अब उसमें से आप किसी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर रहे हो, तो जो न्यूक्लियस के बहुत पास होता है और स्टेबल होता है। जो ये 2s ऑर्बिटल होता है ये न्यूक्लियस के बहुत पास होता है और फुल्ली फिल्ड है तो बहुत स्टेबल भी होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो बेरिलियम वाले केस में आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही होगी। एक बार बोरोन का भी समझते हैं। बोरोन का जो इलेक्ट्रॉन होता है 2p ऑर्बिटल से निकालना होता है। बेरिलियम में कहां से निकालना था, 2s से, लेकिन बोरोन में निकालना होता है 2p ऑर्बिटल से। 2p ऑर्बिटल 2s के मुकाबले न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होता है, तो अट्रैक्शन थोड़ी कम होगी और p इलेक्ट्रॉन को s इलेक्ट्रॉन की वजह से शील्डिंग मिलती है। जो आपके जो p इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो p ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको जो s ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वजह से शील्डिंग मिलती है। इसलिए बोरोन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एज कंपैरिजन टू बेरिलियम। इसलिए बोरोन की फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी थोड़ी सी कम होती है बेरिलियम से। यह आंसर यहां हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि भाई अगर आप एक चीज समझ गए तो आप उसको इंग्लिश में लिखकर आ सकते हो। इसलिए मैंने ये आंसर ऐसी लैंग्वेज में लिखा ताकि आपके माइंड में चीजें आराम से जा सकें। अब इसी में बी और वाला पार्ट है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं। यार देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन स्पीशीज को बोलते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। बोल रहे कैटायन और एनायन लिखो जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है विद आर्गन से। भाई आर्गन जो होता है, आर्गन का नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो आप देखोगे कि आर्गन का जो नंबर आएगा वो आएगा इसका 18 है, सॉरी 19 भाई, नहीं यार 18 ही आएगा।
क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। हाँ 18 ही आएगा। तो अब मेरे को इसके कैटायंस और अनायन लिखने हैं। तो भाई देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा Ca+2। कैल्शियम में से +2 मैंने दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, है ना। और क्लोरीन ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा तो अगेन कितने आंसर आ गए इसके भी? 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इन दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए थे, दोनों मेरे कैटायन और अनायन हो गए, जो कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक है आर्गन के साथ। अब होता है मैं बीच में थोड़ा सा रुका आर्गन पे, 18, 19, ऐसा ही बहुत सारे बच्चे करते हैं। 18 है, 19 है, कैसे लिखे? तो अपने दिमाग को उस टाइम पे ना एकदम फोकस रखो कि यार आर्गन का 18 नंबर होता है, हाँ 18 होता है, ठीक है। और आइसोलेट इलेक्ट्रॉनिक लिखना है, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो आर्गन्स में 18 इलेक्ट्रॉन है। अगर कैल्शियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन खो दिए, कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन खो दिए तो 18 बन गए, हाँ। और अगर क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन में डाल दूँ तो क्या बन गया? अगेन 18 बन गया। या मैं ये भी तो लिख सकता हूँ पोटेशियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये भी तो मेरा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। ये किसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है? इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस टाइप से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सल्फर भी आ सकता है। सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन दिए, क्या बन गया आपका? 18 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। तो इस टाइप से आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप चीज़ें कर पाओगे। तो ये इसका बी वाला पार्ट है और ये इसका ए वाला पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 तक हम सॉल्व कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अमंग द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड फ्रॉम सोडियम टू आर्गन, पिक आउट द एलिमेंट जो कि जिसकी फर्स्ट आयनेशन थेरेपी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगी और जो एटॉमिक रेडियस में सबसे बड़ा होगा। तो देखो इसको भी समझते हैं ध्यान से। चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। देखो पहले ए पार्ट को समझते हैं ध्यान से। बोल रहा है जब हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और एटॉमिक साइज छोटा होता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल हो जाता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है, ठीक। अब बात करते हैं सोडियम और आर्गन में से। तो देखो आर्गन एक नोबल गैस है, जिसके जो अगर मैं नोबल गैस के जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो एकदम फुल्ली फिल्ड होते हैं। तो ये ना, ये जो लिखा है 3s को मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका मतलब देखो ऐसे होता है, ये नीचे लिख देता हूँ 3s2 3p6, इस टाइप से। ये बहुत स्टेबल होता है जो आर्गन होता है, क्योंकि इसके ऑर्बिटल भाई फुल्ली फिल्ड है और नोबल गैस है तो स्टेबल तो होगा। इसलिए आर्गन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयनेशन एंथैल्पी किसकी होगी भाई? आर्गन की। क्यों होगी यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक। अब ऐसे एक बार बी पार्ट देख लेते हैं, एटॉमिक रेडियस वाला। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाने पे जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बढ़ रहा होता है, तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा जोर से खींचता है, इससे एटम का साइज छोटा हो जाता है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ रहा होता है, तो न्यूक्लियस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच पाएगा, जिसकी वजह से साइज छोटा हो जाता है। अब क्योंकि सोडियम इस पीरियड का सबसे लेफ्ट में है, मींस इसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम है, इसलिए इसका एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा है। तो ये एटॉमिक रेडियस किसका सबसे बड़ा होता है भाई? तो एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा है आपका सोडियम का, और सबसे छोटा किसका होगा? आर्गन का मान के चलेंगे फिर हम। तो यहां कैसे होता है आपको समझा दिया, ठीक है। चलो, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम, रिडॉक्स का क्वेश्चन है। चलो जल्दी से ट्राई कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे ध्यान से नोटिस करें तो जो जिंक है, जिंक पर हो रहा है, साफ दिख रहा है, जिंक का नंबर बढ़ गया, मतलब जिंक पर हुआ
ऑक्सीडेशन, और NO माइनस पे अगर हम N पे देखे ध्यान से तो इस पर हुआ होगा पक्का रिडक्शन। ठीक है, अब इसको भाई सॉल्व कर लो अच्छे से। ये तो आपका, इसको तो यार आप सब कर ही लोगे, इसमें तो कराने की जिन नीड है ही नहीं आपको, ये तो सबको बैलेंसिंग तो आती होगी। ठीक है, चलो अगला है भाई अगेन ऑर्गेनिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का। जब मैंने आपको एक क्लास में पढ़ाया था GOC हाइड्रोकार्बन्स, उसके अंदर भी आपको इसके बारे में चीज़ें समझाई थी कि एग्ज़ाम में पूछता है। और तो देखो एग्ज़ाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है कि 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बनाने क्लिप्स जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन की, और आपको बताना है इनमें से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो आंसर में समझा रहा है कि जो स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि एटम्स के बीच रिपल्शन कम होती है इस केस के अंदर। अब स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड ये दोनों चीज़ें आपको मैंने समझा रखी है। एक बार थोड़ी बेसिक चीज़ बता देता हूँ ताकि माइंड में चीज़ें बैठ जाएं। स्टैगर्ड इस कन्फर्मेशन में दोनों कार्बन एटम्स हाइड्रोजन एटम के दूसरे से जितना हो सके उतना दूर होते हैं, लेकिन वहीं पे इक्लिप्स्ड में ये ठीक पीछे आ जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये वाई समझा रहा है ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो देखो आप सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करना, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। फिर स्टैगर्ड में लिखना है ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसमें एटम्स के बीच रिपल्शन कम होती है। इतना ही आंसर आपको इसमें लिखना आना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम आप ड्रॉ कर लेना, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उसको ड्रॉ कर लेना और ये लाइन लिख देना ऊपर वाली स्टैगर्ड कन्फर्मेशन वाली। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है भाई मोल फ्रैक्शन से क्वेश्चन आया है। अगेन इंपॉर्टेंट है, इसको देखो ध्यान से समझते हैं। बोल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को हमने रिएक्ट करा HCl के साथ तो मिला हमें कैल्शियम क्लोराइड और CO2। तो बताओ कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास हमें चाहिए ताकि वो रिएक्ट कर सके 25 मिलीलीटर ऑफ 0.75 m HCl के साथ। और आप नीचे कुछ बातें हमें गिवन दे रखी हैं कि कैल्शियम का नंबर, कार्बन का नंबर, ऑक्सीजन का नंबर, हाइड्रोजन और क्लोरीन का नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले भाई हमने रिएक्शन लिखी। अब 1 मोल CaCO3 को रिएक्ट करने के लिए 2 मोल्स HCl चाहिए। तो पहले मैं HCl के मोल्स निकालता हूं। तो भाई मेरे को HCl की मोलैरिटी गिवन है और मेरे को वॉल्यूम गिवन है। तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास HCl के मोल्स आ जाएंगे। तो मेरी वैल्यू कितनी आई? 0.018 मोल्स आए। इतनी बात तो चलो समझ आई है ना। सबसे पहले मैंने HCl के मोल्स निकाले। उसके बाद 2 मोल HCl के लिए 1 मोल CaCO3 लगता है। तो देखो 2 मोल HCl के लिए 1 मोल CaCO3 लग रहा है ना। तो पहले मैं मोल्स ऑफ CaCO3 निकाल लेता हूं। तो वो रेशियो ये 2:1 इसलिए ऐसा कुछ हुआ है। तो मोल्स ऑफ HCl जो भी है उसको आप 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 मोल CaCO3 बन रहा है 2 मोल्स HCl से। या मैं बोलूं कि 2 मोल HCl के लिए मेरे को 1 मोल की नीड है। तो मैंने क्या करा, इसको 2 से डिवाइड करा तो मेरे पास मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ गए 1 मोल के। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालते हैं। तो मैंने वैल्यूज पुट करके उसका मोलर मास निकाला। फिर हमने क्या करा, उस 100 को हमने उस नंबर से मल्टीप्लाई करा। ये 0.093 जो यहां से आए थे ना मोल्स, उसके बाद हमने इसका टोटल मास निकाला। ये इसका एटॉमिक मास है, ये इसका नॉर्मल मास आ गया, कितना मास हमारा लगने वाला है। ठीक है, तो हमको इसके अंदर मास से निकालना था। तो पहले मैंने HCl के मोल्स निकाले, फिर मैंने देखा कि 2 मोल्स के लिए 1 मोल चाहिए, तो फिर मैंने उसको 2 से डिवाइड करके मोल्स निकाले। उसके बाद मैंने मोलर मास निकाला। फिर मैंने क्या करा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है ना, गिवन मास अपन मोलर मास, तो वहां से गिवन मास निकाला, नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास मास ऑफ कैल्शियम
कार्बोनेट आ गया। 1 मोल नहीं होते तो मैं इसको 2 से डिवाइड नहीं करता फिर। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 26। अब हिजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूछ रहा है भाई। तो देखो हिजनबर्ग ने सिंपल सी बात बोली थी कि आप एक ही टाइम पे एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट मोमेंटम इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट के अंदर फाइंड नहीं कर सकते। अगर आप एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड कर रहे हो तो आप एग्जैक्ट मोमेंटम फाइंड नहीं कर पाओगे, और अगर आपने एग्जैक्ट मोमेंटम फाइंड कर दी तो आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशंस बता नहीं पाओगे। ये चीज समझाई थी किसने? हिजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। अब दूसरा उसी के ऊपर क्वेश्चन आया है कि अगर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दे रखी है इतनी, इसका मतलब भाई ये जो वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू दे रखी है आपको? ये आपको वैल्यू दे रखी है डेल्टा एक्स की। आपको मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसका मतलब आपको डेल्टा पी निकालना। देखो फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर में एच अपॉन में 4 पाई। एच की वैल्यू यहाँ पे 6.26 दी हुई है इंटू 10 की पावर -34। डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है और आपको डेल्टा पी निकालना है। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करना और आपके पास आंसर आएगा 249.3। ठीक है, 28 क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन हो रही है 2a प्लस बी से d प्लस डी बन रहा है, तो उसकी डेल्टा यू की वैल्यू डेल्टा एस की वैल्यू दे रखी है। बोल रहा है डेल्टा जी निकालो और बताओ कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, डेल्टा एच का सबसे पहले भाई फॉर्मूला पुट करो, तो फॉर्मूला आप सबने पढ़ा हुआ है डेल्टा एच का। इसके अंदर आपको डेल्टा यू दिया हुआ है, उसकी वैल्यू पुट करो। डेल्टा एन जी आप कैसे निकालोगे इसके अंदर? तो भाई देखो इधर तो एक ही है प्रोडक्ट, तो 1 - 3, कितना आंसर आ गया ये? -2। तो डेल्टा एन जी की जगह -2 रखो, आर की जगह 8.314 लिखना, और टी आपको दिया हुआ है इसके अंदर, नहीं दिया हुआ टी नहीं दिया हुआ ना भाई फॉर द रिएक्शन। हाँ टी नहीं दिया हुआ, तो ये वैल्यू पुट करके सबसे पहले तुम यहां से निकालना अपना डेल्टा एच, और टेम्परेचर को 273 रख देना आप। ठीक है, 273 रख देना टेम्परेचर को। तो आप पहले डेल्टा एच निकालो, उसके बाद डेल्टा जी का फॉर्मूला अप्लाई करो। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस आपको क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यू पुट करो। तो आप देखोगे कि जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव में आ रहा होगा। यार अगर डेल्टा जी नेगेटिव में आता है इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो इस बेसिस मतलब ये पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन ही है भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है 0.378 ग्राम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रहा है इतना AgCl, तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन बताओ। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। भाई जो प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी सिलेबस में नहीं है, ठीक है, उस टाइम पे होगा, अभी तो नहीं है फिलहाल। तो इसका ए पार्ट क्या समझा रहा है, देखो आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का OC मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दिया हुआ है, AgCl का मास ये दिया हुआ है, और क्लोरीन का मास इतना होता है। आपको इसके अंदर क्या निकालना है, AgCl का पहले मोलर मास निकालते हैं। चलो तो हमने क्या करा, AgCl का मोल, Ag का 108 रखा, Cl का 35.5 वैल्यू लिखी, तो मेरे पास वैल्यू है 143.5। अब परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकालनी है, तो 35.5 मैंने उसका एटॉमिक नंबर लिखा, ये 143.5 इसका AgCl का मोलर मास लिखा, इनटू भाई मोल्स लिखे जो मेरे को क्वेश्चंस में गिवन थे AgCl का और ऑर्गेनिक कंपाउंड का, दोनों के हमने मास लिखे। परसेंटेज निकालने तो 100 से मैंने मल्टीप्लाई करा, और लास्ट में मेरा वैल्यू है 37.57%। तो ये हमारा आंसर आया यहां से। ठीक है, ये एक दो न्यूमेरिकल्स थोड़े से लंबी कैलकुलेशन वाले, बाकी पेपर तो नॉर्मल था। अब 30 क्वेश्चन बोल रहा है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड विल बी नीडेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन। जब मैं उसको सोडा लाइम के साथ हीट करूं, उसके बाद आपको केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। ठीक है भाई, सोडियम सॉल्ट कौन सा चाहिए होता है, तो याद रखना
हम लेंगे सोडियम ब्यूटेनॉइड। अब यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन है, हमारे पास आ रही है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, ये Na दोनों मिलके Na2 बनाएंगे, और ये COO और ये CO मिलके बनाएगा CO3, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आके लग जाएगा और क्या बन जाएगा आपका प्रोपेन। ठीक है, तो ये आपने पढ़ी थी रिएक्शन डी कार्बोक्सिलेशन, नेमिंग रिएक्शन है इसलिए आपसे घुमा फिरा के नेमिंग रिएक्शन पूछ रहा है। ठीक है, दूसरा भाई मैकेनिज्म पूछ रहा है, तो मैकेनिज्म तो इतना आता नहीं है लेकिन इसको लिख देना, ऐसा कुछ ये बुक में दिया हुआ है। ठीक है, अब और में क्या क्या पूछ रहा है कि ट्रांसब्यूटेन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है सिस वाले से, क्यों होता है? तो देखो समझा रहा है भाई कि मेल्टिंग पॉइंट ट्रांसब्यूटेन का ज़्यादा होता है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ट्रांस वाले का थोड़ा सा सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल होने की वजह से जो इसका मॉलिक्यूल्स के जो लैटिस में ज़्यादा अच्छे से पैक हो जाते हैं, और जब सारे मॉलिक्यूल्स अच्छे पैकिंग में पैक हो जाते हैं तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उसको तोड़ने के लिए। तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो इसका मतलब ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, इसलिए ट्रांसब्यूटेन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। आप याद रखना भाई क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होता है। अगला बोल रहा है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स मतलब ज़्यादा स्टेबल। कैसे? तो देखो जितना ज़्यादा एल्केन्स होगा वो उतना ही स्टेबल होता है। इसके दो रीज़न है, एक है हाइपर कॉन्जुगेशन और एक है स्टेरिक हिंड्रेंस। अल्काइल ग्रुप के CH बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करते हैं। दूसरा, बड़े ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस बेहतर मैनेज होता है। आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे यार? आपसे बोल रहा है जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स होंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि एक तो पहला है हाइपर कॉन्जुगेशन का रीज़न, दूसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस। जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप उतना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, इस टाइप से। ठीक है, CC बॉन्ड लेंथ बेंजीन रिंग के अंदर 139 पिकोमीटर होती है, बल्कि सिंगल बॉन्ड में इतनी होती है, डबल बॉन्ड में इतनी होती है। तो रेजोनेंस आप लिख सकते हो, तो रेजोनेंस अगर लिखोगे कि ड्यू टू रेजोनेंस ऐसा होता है बेंजीन के अंदर, तो वो माना जाता है। ठीक है, तो बेंजीन में बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच की होती है, तो रीज़न क्या होता है? रेजोनेंस होता है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं सेक्शन डी पे, जहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपसे पूछ रहा है। पूरा टॉपिक आपका उठ कर आया है थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर से 5 नंबर का। फर्स्ट लॉ क्या होता है कि जो टोटल एनर्जी होती है हमेशा कांस्टेंट होती है, फर्स्ट लॉ आप लिख देना। दूसरी बोल रहा है कि जो हीट होते हैं, जो वर्क डन होते हैं, आर नॉट स्टेट फंक्शन, लेकिन इन दोनों का जो सम होता है वो हमेशा स्टेट फंक्शन होता है। एक्सप्लेन बाय भी कर देता हूँ। तीसरा भाई NCERT बुक का क्वेश्चन है, 701 जूल एब्जॉर्ब करी। भाई अगर कोई चीज़ हीट एब्जॉर्ब करती है उसको मैं प्लस लूँगा। ठीक, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होगा तो क्या लेंगे? पॉजिटिव। बाय द सिस्टम होगा तो क्या लेंगे? नेगेटिव। तो इसके अंदर इंटरनल एनर्जी मेरे को निकालनी है। एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी पूछ रहा है, आइसोथर्मल और आइसोबैरिक प्रोसेस पूछ रहा है। देखो कितना इजी बात है, आपसे पूछ रहे हैं। यहाँ पे सारा दिया हुआ है भाई। पहला टोटल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट होती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट है। सेकंड पॉइंट हीट और वर्क में बोल रहा है, तो देखो हीट और वर्क ये दोनों पाथ फंक्शन है। इसका मतलब है कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे पहुंचे ये उस पर डिपेंड करती है, लेकिन जो इंटरनल एनर्जी है ये स्टेट फंक्शन है, क्योंकि ये सिर्फ सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट लॉ के मुताबिक जब आप Q और W का टोटल करोगे तो वो हमेशा डेल्टा U के बराबर होता है, इसलिए उसका जो स्टेट फंक्शन मतलब इसलिए डेल्टा U क्या होता है? आपका स्टेट फंक्शन होता है। तो इसलिए इसकी वजह से जो आपका Q और जो W होते हैं वो दोनों क्या बन जाते हैं? स्टेट फंक्शन बन जाते हैं, लेकिन रियलिटी में वो क्या होते हैं? पाथ फंक्शन होते हैं। और C पार्ट इसका भाई न्यूमेरिकल है। अगला एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिव जो डिपेंड नहीं करती। आइसोथर्मल जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोबैरिक जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है। बच्चों वाली चीज़ पूछ रहा था।
31 क्वेश्चन है, एक जनरल रिएक्शन हो रही है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसने इंटरमीडिएट बनाया प्लस प्रोडक्ट बनाया। अच्छा, ये आपको एक वो पूरा पैराग्राफ दिया, नीचे दिया बोल रहा है ये रहा, इनमें से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? तो भाई जो OH माइनस है ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट बतानी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, ये जो मेरा OH माइनस है ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, इस वाले कार्बन की वो बतानी है आपको हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ लिख देता हूँ बी पार्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्वेश्चन था इस वाले कार्बन में। देखो 1 2 3 3 सिग्मा और एक पाई बना रहा है, तो क्या बन जाएगी इसकी? sp2। अब इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है और फिर इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर प्लस आई। ठीक है, तो इसके आंसर भाई देखो यहाँ समझा रखें, जो NO2 ग्रुप है वो आपका माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक, ये जो इन दोनों के अंदर जो ये NO2 ग्रुप है ये वाला, ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये शो कर रहा है माइनस आई इफेक्ट। अब इसके बी पार्ट में यहाँ पे समझाया हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, तो ऑर्डर होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो रीज़न क्या लिखोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग। तो आपको यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना था। और इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी, यहाँ कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी बतानी है। तो देखो भाई ये आपका नॉर्मल है, ये आपका 1 डिग्री हो गया, ये आपका 2 डिग्री हो गया, ये आपका 3 डिग्री हो गया। ठीक, तो यहाँ पे समझा रखा है देखो, नॉर्मल मिथाइल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई इफेक्ट की वजह से जो टर्शरी जो ये वाला है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक, ये थोड़ा सा कम स्टेबल है, ये और कम है, सबसे कम स्टेबल आपका नॉर्मल मिथाइल ग्रुप माना जाएगा। तो ये इसके रीजंस यहाँ पे समझा दिया आपको। ठीक है, उसके बाद ली चैटलियर प्रिंसिपल बताना है और फिर आपको बताना है इस रिएक्शन के अंदर अगर मैं H2 में कुछ इफेक्ट करूँ या CO को हटा दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। चलो देख लेते हैं भाई क्या फ़र्क पड़ेगा इसके अंदर। ऊपर इस प्रिंसिपल के बारे में समझा रखा है, तो क्या बोल रहा है इस प्रिंसिपल के अनुसार अगर एक इक्विलिब्रियम सिस्टम में टेम्परेचर प्रेशर या कंसंट्रेशन में आप चेंजेस करोगे तो सिस्टम उस डायरेक्शन में अपने आप को शिफ्ट कर लेगा जहाँ पे बदलाव का असर खत्म हो जाए। इसको प्रॉपर लिखना है ली चैटलियर को। है भाई पेपर में पूछ ही लेता है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, अगर मैं H2 के एडिशन करूँ, मतलब मैंने H2 की कंसंट्रेशन को बढ़ाई तो मैंने रिएक्टेंट साइड चेंज करा ना, तो ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली भागेगी किस तरफ? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली भागती बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये होता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। दूसरा, अगर मैं CO को निकाला जाता है, भाई मैंने CO को हटा दिया तो रिएक्शन भागेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये चीज बस आप याद रखना। अगला बोल रहा है इसका बी पार्ट है भाई, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, KSP की वैल्यू ज़्यादा आएगी QSP की वैल्यू कम आएगी तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। अगर KSP की वैल्यू कम होती QSP की वैल्यू ज़्यादा होती तो प्रेसिपिटेशन हो जाता। ठीक है, अगला बोल रहा है डिटरमाइन एक्सप्लेन करो कॉमन आयन इफेक्ट। भाई कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे समझा रखा है कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है और कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस कैसे बनते हैं। भाई अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कुछ नहीं करना होता है, H+ क्या कर देना होता है, हमें जोड़ देना होता है। जैसे OH माइनस में H+ जोड़ूँ तो पानी बन जाएगा, CH3CO माइनस में H+ जोड़ूंगा तो एसिड बन जाएगा। तो ये मेरे होते हैं कॉन्जुगेट एसिड्स, जिसमें हम बेस में H+ जोड़ देते हैं तो मेरा क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। NH3 की डायपोल ज़्यादा है NF3 से, बल्कि NF इज़ मोर पोलर देन NH। बॉन्ड एंगल पानी का 104.5 होता है। और लास्ट में मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, भाई बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाला। तो यहाँ पे समझा रखा है NH3 की डायपोल ज़्यादा क्यों होती है NF3 से। तो NH3 में देखो क्या समझा रहा है कि NH3 में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ऐसे नाइट्रोजन जो है ना वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
इसलिए बॉन्ड मूवमेंट की डायरेक्शन हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ होती है। नाइट्रोजन का लोन पेयर भी उसी डायरेक्शन में पॉइंट करता है। सभी मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से सब एड अप हो जाती हैं, तो जो नेट डायपोल मूवमेंट होती है वो इंक्रीज कर जाती है। लेकिन NF3 में अपोजिट चल रहा होता है, इसलिए कैंसिल आउट कर देते हैं। ये समझाना चाह रहा है। अब यहाँ पे वेस्पर जो जैसे बॉन्ड एंगल पानी का 104.5 डिग्री होता है, तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पानी में जो ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और 2 लोन पेयर होते हैं। तो जो टेट्राहेड्रल एंगल वो होना चाहिए 109.5, लेकिन ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होने लग जाती है रिपल्शन, तो जिसकी वजह से ये एंगल थोड़ा सा चेंज होकर क्या बन जाता है 104.5 डिग्री। ठीक है, अब ये वो टॉपिक है आपका एमओटी वाला, इसको समझ लो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना स्टेबल आपका कंपाउंड होने वाला है। तो आपके पास 3 कंपाउंड है, O2, O2 प्लस, O2 माइनस। अगर मैं O2 के अंदर देखूं तो इसमें टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 निकलता है। इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होता है। अब साथ में जब मैं O2 प्लस को जब मैं नोटिस करूंगा तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स बचे 15। अब वो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से निकलता है। जब एंटी बॉन्डिंग कम होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़कर 2.5 हो जाता है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल है और ये भी पैरामैग्नेटिक है। अब अगर मैं वहीं पर O2 माइनस की बात करूं तो इसमें 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो टोटल पहले 16 थे, 2 आ गए तो कितने हो गए 18 हो गए। ये दोनों एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जाते हैं। तो एक चीज तो साफ है कि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है तो एंटी बॉन्डिंग से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स आया तो एंटी बॉन्डिंग से ही आएगा। तो ज्यादा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब स्टेबिलिटी कम। अब सारा खेल एंटी बॉन्डिंग का है भाई। अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स आए तो स्टेबिलिटी कम, और एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकले तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर गिर के 1 हो जाता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाते हैं, इसलिए ये डायमैग्नेटिक है। O2 माइनस में क्या होता है, सारे प्रॉपर अरेंज हो जाते हैं, इसलिए वो डायमैग्नेटिक में कंसीडर करा जाता है। लेकिन ये दोनों कैसे होते हैं मेरे, पैरामैग्नेटिक। आई होप ये तीनों चीज समझ आई होंगी आपको। ये डायग्राम इसका दिया हुआ है और यहाँ पे उसी के बारे में बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैसे आए यहाँ पे मैंने आपको सारा लिख दिया है। O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 10 माइनस 5, 16 होते तो कैसे करते हैं, 18 होंगे तो कैसे करेंगे, ये वैल्यूज़ आ गई। पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक होता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा कैटाइंस का होगा, फिर O2 का, फिर O2 माइनस का होगा। ठीक है भाई, आप ऐसे रिप्रेजेंट करके आना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे उसके। अब लास्ट क्वेश्चन है भाई, अगेन ऑर्गेनिक से है। प्रोपेनल और पेंटेन 3 का ओजोनलिसिस प्रोडक्ट ऑफ एन एल्कीन है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है एल्कीन्स का। आपने प्रोपेनल और पेंटेन 3 में ओजोनलिसिस कराया तो भाई याद रखना जो आंसर है कुछ इस टाइप का बनेगा, 3-इथाइल हेक्स 3-इन। ये आपने ओजोनलिसिस करा होगा, उसके बेसिस पे आंसर आया है, इतना तो आप सबको आता ही होगा क्योंकि सबके एग्जाम से, तो इतना तो समझ ही आ रहा होगा ओजोनलिसिस क्या होता है। फिनोल से नाइट्रोबेंजीन बनाना है, तो देखो कैसे करोगे भाई। फिनोल में पहले जिंक डस्ट डालो, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। देखो फिनोल के अंदर पहले, जैसे ये मेरा फिनोल था, इसके अंदर मैंने जिंक डस्ट डाला, तो यहाँ से क्या होगा, ये बन जाएगा मेरा बेंजीन। अब मेरे को बनाना क्या है भाई, मेरे को बनाना है 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्या बनाना है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, सॉरी
फिनोल से नाइट्रोबेंजीन बनानी है, NO2 डालना है, तो मैं डालूंगा HNO3 अब इसमें, और इसको मैं डालूंगा कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप लग जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट बोल रहे हैं 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन मेरे को बनाना है। देखो भाई 2 ब्रोमोप्रोपेन में पहले आपने एल्कोहोलिक KOH डाला तो आंसर आया C+C, ये बना। अब मैंने इसके अंदर HBr डाला परऑक्साइड की प्रेजेंस में, क्योंकि मेरे को 1 पे आंसर चाहिए इसलिए परऑक्साइड डाल रहा हूँ, तो आंसर क्या बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा Br। मेरे को क्या चाहिए था इसके अंदर 1 ब्रोमो, हाँ तो बन गया, मेरा बन गया 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये आ गया आंसर 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये मेरे 2 कन्वर्जन हो गए, एकदम बच्चों वाली कन्वर्जन थी। केमिकल टेस्ट जो डिस्टिंग्विश करे एथीन और एथेन को, भाई बड़ा सिंपल सा केमिकल टेस्ट है, ये रहा ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। क्या समझा रहा है भाई, देखो इथीन के अंदर अगर आप ब्रोमीन वाटर डालोगे तो उसको रेडिश ब्राउन कलर को डीकलराइज कर देता है। इथीन का देखो, जब आप ब्रोमीन वाटर के अंदर इथीन को डालोगे तो ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। तो इथीन को डालने पे वो कलर कैसा हो जाएगा, डी कलर, मतलब एक तरीके से उसका जो रेडिश ब्राउन कलर है वो गायब हो जाएगा। तो ये पता चल जाएगा कि आपने ब्रोमीन वाटर के अंदर इथीन को डाला है। लेकिन वहीं पे अगर आप इथेन को डालोगे तो वहाँ पे कुछ भी इफेक्ट देखने को शो नहीं हो रहा होगा। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट से आप आपस में क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। लास्ट है भाई, या ये नहीं लिखो तो या ये वाला कर लो फिर और वाला। देखो भाई कैल्शियम कार्बाइड में H2 डालोगे तो C+C बनेगा। रेड हॉट आयरन डालोगे तो बेंजीन बन जाएगा। अब उसको CH3COCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो बेंजीन के ऊपर COCH3 बन जाएगा, जिसको एसीटोफिनोन बोलते हैं। और अगर उसी बेंजीन के अंदर आप H2SO4 डालोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर SO3H बन जाएगा। और अगर उसी बेंजीन के अंदर Cl2 डालोगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। ये रिएक्शन यहाँ पे दे रखी है भाई, देखो कैल्शियम कार्बाइड में तुमने पानी डाला तो C+C बना। रेड हॉट आयरन डालोगे तो बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन में क्लोरीन Cl2 डाला तो क्लोरोबेंजीन बन गई। अब उसी बेंजीन में एनहाइड्रस कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। और उसी बेंजीन के अंदर अगर आपने CH3COCl डाला तो एसीटोफिनोन बन गया। ये था भाई आपका पूरा सॉल्यूशन इस चैप्टर का। अब मैं सेम ऐसे एक फिजिक्स का भी अपलोड करूंगा जो आपके एग्जाम्स के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। आप इनको अच्छे से करना और ये PDF आपको मिल जाएगी, उसको आराम से डाउनलोड कर लेना। बेस्ट ऑफ